आज हम देखेंगे जो हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया है उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं उनको प्रमोट करने के लिए डिजिटली। तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स है, बहुत सारे प्रोग्राम्स उन्होंने लॉन्च किए हैं। हम सबको एक एक करके देखेंगे और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है हम उन पे ज्यादा फोकस करेंगे और एट द एंड हम एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, चलो तो अब स्टार्ट करते हैं। किसी को कोई भी डाउट होगा, क्वेरी होगा तो चैट बॉक्स में टाइप करना, हम आपको वहां से रिप्लाई देंगे। जो नए बच्चे ज्वाइन किए वो देख सकते हैं, ये मेरे बारे में है। तो 2009 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिशन लॉन्च किया जिसका नाम था नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एजुकेशन को प्रमोट करना वाइड स्केल पे इंडिया में। ये एक मेजर इनिशिएटिव था किसके अंडर, एमएचआरडी के अंडर, टू इन्फ्यूज डिजिटल एजुकेशन solution to improve the access to quality contents and also to improve the learning outcomes। सारे बच्चों को जो कंटेंट मिले वो क्वालिटी वाली मिले, है ना। उन सब तक ये एजुकेशन पहुंचाना था। और इसके क्या फायदा होता, जो लर्निंग आउटकम्स है, जो अधिगम के आउटकम होते, जो नतीजे निकलते, उसको इम्प्रूव करना, उसको बेहतर बनाना। तो ये प्रोग्राम 2009 में आया था। अब इसी मिशन के तहत अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग गवर्नमेंट ने अलग अलग तरीके के चीजों को लॉन्च करा। किसी ने ऐप लॉन्च करा, किसी ने अलग अलग तरीके मिशंस विजन्स लेके आए। तो जैसे देखेंगे हम पहले स्वयं को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है नेट एग्जाम के हिसाब से। इसको लॉन्च किया गया था 2017 में, जिस टाइम प्रेसिडेंट थे उन्होंने। इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ओके, ये इंडिया का मूक प्लेटफॉर्म है। मूक क्या होता है, मैसिव, इसका फुल फॉर्म ओपन ऑनलाइन कोर्स। मैसिव मतलब बहुत लार्ज स्केल पे बच्चे इस पे जुड़ सकते हैं और बहुत लार्ज स्केल पर कोर्सेज अवेलेबल है। ओपन मतलब क्या, सबके लिए ओपन है, ओपन फॉर ऑल। ऑनलाइन मोड से होता है इसलिए ऑनलाइन है। और फिर कोर्स। किसी का माइक ऑन है, शायद म्यूट कर लो। ओके, तो जो स्वयं में जो कोर्सेज है वो कहाँ से कहाँ थे, कि 9th क्लास से लेकर पीजी तक। और इनका जो टैग लाइन है क्या है, कोई भी एक्सेस कर सकता है, एनीवन, कहीं भी और किसी भी समय। देखो, कोई भी कहीं भी कभी भी एक्सेस कर सकता है कोर्सेज को, 9th से लेकर पीजी के बीच में। जो कोर्स स्वयं पे होस्ट होते हैं उसके 4 क्वाड्रेंट है, मतलब 4 अंश है, चतुर्थांश। इस तरीके से तो पहला है वीडियो लेक्चर, कि आपको जो लेक्चर प्रोवाइड करी जाएगी वो वीडियो के फॉर्मेट में होगी। फिर है कि आप रीडिंग मटेरियल जो है उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं। थर्ड है आपका, तो आपने वीडियो देखा, आपने मटेरियल डाउनलोड किया, आपने पढ़ा सीखा, उसके बाद क्या होगा, आपका टेस्ट या क्विज होगा। और लास्ट क्वाड्रेंट है ऑनलाइन डिस्कशन फोरम, कि आप डिस्कस कर सकते हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं वो इस फोरम पे आप पोस्ट करके पूछ सकते हैं। तो स्वयं का ये 4 अंश है, चतुर्थांश। वीडियो व्याख्यान, विशेष रूप से तैयार पाठन सामग्री, परीक्षणों और क्विज के माध्यम से स्वयं मूल्यांकन, लास्ट में जो आपका डाउट है, जो आपको शंकाएं हैं, उसको क्लियर करने के लिए आपको मंच, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, कि आप स्वयं पे, आपने मान लो कोई कोर्स लिया, ठीक है। अब आप कोई भी कोर्स लेते हो उनका क्रेडिट होता है 4, 2, 8, जो भी क्रेडिट्स होते हैं। तो आपने स्वयं पे जितने भी कोर्सेज किए उसका जो मैक्सिमम
20% है, आप ट्रांसफर कर सकते हो, आप जहाँ पर रेगुलर पढ़ रहे हो या डिस्टेंस कोर्स से भी पढ़ रहे हो, तो वहां पर आप स्वयं से जो भी आपने कोर्सेज की है उसका क्रेडिट आप वहां पे इंटीग्रेट कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, विद दिस स्टूडेंट स्टडिंग इन एनी इंस्टीट्यूशन, कोई भी संस्था में आप पढ़ रहे हो, आपने जो भी क्रेडिट अर्न की है स्वयं को आप अपने एकेडमिक रिकॉर्ड्स अपने रिजल्ट पर ला सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम 20%। अब देखो, न- स्वयं के टोटल 10 नेशनल कोऑर्डिनेटर है, पहले 9 थे, अभी ये जो 10th वाला है, ये रिसेंट एडिशन है। तो इनमें आपको सारे याद रखने हैं, सारे के सारे 10, इनके फुल फॉर्म, और ये कौन से कोर्स को कोऑर्डिनेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल AICTE है ना, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल कोर्सेज, तो ये किसको देखता है, सेल्फ पेस्ड। सेल्फ पेस्ड मतलब जो स्वयं आप अपने हिसाब से कुछ नया सीखना चाहते हो उसको देखेगा, या फिर जो इंटरनेशनल कोर्सेज है उसका कोऑर्डिनेटर कौन है, AICTE। उसी तरीके से NPTEL है इंजीनियरिंग के लिए, और UG एंड PG, अभी MCQs आएंगे। फिर है UGC, पोस्ट ग्रेजुएशन नॉन टेक्निकल। फिर है SEC, UG, NCERT स्कूल एजुकेशन, NIOS ये भी स्कूल एजुकेशन ओपन सिस्टम में, IGNU डिस्टेंस से, IIMB बैंगलोर मैनेजमेंट स्टडीज, निटर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, और लास्ट में है INI फॉर नॉन टेक्निकल कोर्सेस। ठीक है, ये आपको साढ़े 10 के 10 आपको याद होने चाहिए फुल फॉर्म के साथ, और ये कौन से कोर्सेज कोऑर्डिनेट करते हैं ये भी। इतना दूर किसी को डाउट है तो चैट बॉक्स में टाइप करके बोलो, हिंदी में भी, ठीक है। तो देखो, स्वयं के 10 राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त किए गए हैं। एक है आपका AICTE, जिसका फुल फॉर्म है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। दूसरा है आपका NPTEL, इंजीनियरिंग के लिए NPTEL नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग। फिर है आपका UGC, नेक्स्ट है SEC, शैक्षिक संचार के लिए कंसोर्टियम। फिर है NCERT, उसके बाद है NIOS, IGNU इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। फिर है IIMB भारतीय प्रबंधन संस्थान बैंगलोर। फिर है निटर राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्था। और लास्ट में आपका INI मतलब राष्ट्रीय महत्व के संस्थान। तो ये है 10 के 10 नेशनल कोऑर्डिनेटर, राष्ट्रीय समन्वयक स्वयं के। देखो, आप जब इनका वेबसाइट पे जाओगे, आप इनका वेबसाइट जाके चेक कर सकते हो, तो ऐसा कुछ ओपन होगा। तब देखो, जो स्कूल एजुकेशन है उसमें NIOS NCERT है ना, आउट ऑफ स्कूल मतलब डिस्टेंस मोड से, उसमें IGNU है, निटर है। UG के लिए NPTEL, AICTE, SEC, IIMB। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी NPTEL, देखो NPTEL दोनों जगह है, UG और PG में भी, AICTE, UG PG, IIMB, UG PG। ठीक है, तो इसको ऐसे कर लो, UG प्लस PG। इसमें कॉमन कौन कौन से कोऑर्डिनेटर का समन्वयक है, NPTEL, AICTE और IIM बैंगलोर। ठीक है, और नॉन टेक्निकल में क्या है, INI राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। जो स्वयं प्लेटफॉर्म है, जो स्वयं का मंच है, इसको किसने विकसित किया था, किसने बनाया था। तो एक तो अपना हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय, NPTEL, IIT मद्रास, और इनकी मदद किसने की थी, गूगल कंपनी ने और परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड ने। ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना कि कौन कौन इन्वॉल्व है स्वयं प्लेटफॉर्म को बिल्ड करने में, उसको बनाने में। आपको रट जाना है ये सारी चीजें, फैक्ट्स टू फैक्ट्स है। अब स्वयं के बाद है स्वयं प्लस। ठीक है, स्वयं प्लस को अभी तक लॉन्च नहीं किया गया, इसको किया जाना है भविष्य में। स्वयं प्लस विल लॉन्च इन कोलैबोरेशन विद लीडिंग इंडस्ट्री प्लेयर्स।
तो जो अलग अलग मार्केट में जो इंडस्ट्री प्लेयर्स है, जो एक्सपर्टीज है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कोई है, ऊर्जा में कोई है, कंप्यूटर विज्ञान में कोई है ना, हॉस्पिटैलिटी में है, मीडिया से रिलेटेड संचार, इन सब के हेल्प से एक कोर्स को डिजाइन करना है स्वयं प्लस, जो कि इन सारे सेक्टर्स में कोर्सेज लॉन्च करेगी। इससे क्या होगा, रोजगार मिलेगी, लोग को प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिलेगी, और कंट्री जो है वो डेवलप करेगा, उसमें और रिसर्च होंगी और हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो स्वयं प्लस का विजन क्या है? ये ट्रांसफॉर्म करना है प्रोफेशनल डेवलपमेंट जर्नीज ऑफ ऑल लर्नर्स। जो भी शिक्षार्थी हैं उनको प्रोफेशनली तैयार करना है, मतलब उनको व्यवसाय के लिए तैयार करना है, मार्केट के लिए, कि जैसे वो कोर्स खत्म करे तो किसी भी कंपनी में उनको जॉब मिले, या फिर वो रिसर्च करे और आगे फर्दर काम करे। इससे क्या होगा, जो हमारा भविष्य है वो अच्छा होगा, क्योंकि रिसर्च होगी तो हम अच्छा डेवलप करते चले जाएंगे आगे। स्वयं प्लस का मिशन क्या है? दृष्ट का मतलब क्या होता है मैम? दृष्टि मतलब विजन, मतलब जैसे कि आप कोई भी चीज लॉन्च करते हो ना, तो उसके पीछे का आइडिया क्या है, आप कितना लंबा सोच रहे हो, कि लॉन्ग रन में कितना दूर तक। म्यूट करो, म्यूट करो, म्यूट म्यूट। हाँ, तो आप कोई भी प्रोग्राम लॉन्च करते हो तो आप ये देखते हो कि जो लॉन्ग रन में, मतलब आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, इस चीज का क्या डेवलपमेंट होगा, हमें क्या आउटकम मिलेगा, वही होता है दृष्टि। अब कितना दूर का सोच रहे हैं, भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, कि प्रोफेशनली लर्नर्स को डेवलप करना है, उनका विकास करना है। अब मिशन क्या है? इनका उद्देश्य, मिशन ये है कि डेवलपमेंट ऑफ नेशन बाय प्रोड्यूसिंग अ हाई क्वालिटी टैलेंट पाइपलाइन। मतलब जो लर्नर है उनकी क्वालिटी, उनकी गुणवत्ता है, वो बहुत हाई होनी चाहिए, जिसके कारण जो हमारा भविष्य है, जो हमारा फ्यूचर है, वो सिक्योर रहेगा। ये है। अब स्वयं प्लस को गवर्न कौन करता है, इसको चलाता कौन है? तो इसको स्टार्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, शिक्षा मंत्रालय ने, और आईआईटी मद्रास को अपॉइंट किया है एज अ नोडल एजेंसी। नोडल एजेंसी मतलब, ये हमने आपको पहले भी पढ़ा रखा है, इसमें कुछ नोडल एजेंसी उसी को बोलते हैं जिसको किसी काम, खास काम के लिए बनाया गया है। तो स्वयं प्लस में जितनी भी चीजें हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, क्या कोर्सेज होने चाहिए, उन सब का जिम्मेदारी किसको दिया गया है? आईआईटी मद्रास को। अब स्वयं प्लस के बाद है ई पीजी पाठशाला, इसको लॉन्च किया गया था 2013 में, और इसमें जो है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस, पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम को इंट्रोड्यूस किया, मतलब गेटवे है। अगर तुम पीजी में एनरोल्ड हो तो तुम्हें पीजी से रिलेटेड कुछ भी कोर्सेज चाहिए, तो इस वेबसाइट पे जाओ, इसके ऐप पे जाओ, और आपको वहां पर पीजी कोर्सेज के सारे कंटेंट मटेरियल मिल जाएंगे। इसको एक्सक्यूट किसने किया? यूजीसी ने। ये क्या है? करिकुलम बेस्ड ई कंटेंट, मतलब जो भी करिकुलम, जो भी पाठ्यक्रम डिसाइड किए गवर्नमेंट ने, उसी के आधार पर ई सामग्री, जो पाठन सामग्री है, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल कराया जाता है। इसमें अभी 70 सब्जेक्ट के आपको कंटेंट मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल सोशल साइंसेस से रिलेटेड हो, या आर्ट्स, या फिर फाइन आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, मानविकी, नेचुरल एंड मैथमेटिकल साइंस, मतलब जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हो सकते हैं पीजी लेवल पे इंडिया में, उन सारे के सारे मटेरियल आपको ई पीजी पाठशाला में मिल जाएगा। इसी का हिस्सा है ई अध्ययन, अध्ययन, इसको ई बुक बोलेंगे इंग्लिश में,
तो ई अध्ययन क्या है? एक प्लेटफॉर्म, एक मंच है जहां पर आपको 700 से भी ज्यादा अधिक ई बुक्स मिल जाएंगी। मतलब जो भी किताबें हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, डिजिटल फॉर्म में है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के। इसमें आपको प्ले लिस्ट भी मिल जाएगी वीडियो कंटेंट की। जब भी वीडियो कंटेंट अपलोडेड है उसकी भी प्ले लिस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। किस पर? ई अध्ययन पर। अभी मूक तो हमने भी देख लिया था पीछे ही स्वयं में। इसमें तो वर्टिकल टू प्रोड्यूस कोर्स ऑन पीजी सब्जेक्ट स्वयं। ओके, अभी हमने आपको पीछे स्वयं पर आया था ना, उसमें यूजीसी आया था, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज का कोऑर्डिनेटर है, समन्वयक है ना। अब यहाँ पे देखो इम्पोर्टेंट क्या है, यूजीसी नेशनल कोऑर्डिनेटर है। किसका किसका? स्वयं का और इनफ्लिबनेट का। स्वयं का और इनफ्लिबनेट क्या है? वो टेक्निकल पार्टनर है यूजीसी मुफ्त। ये क्वेश्चंस एग्जाम में आपको मिल जाएंगे अगर आप पीवाईक्यू उठाएंगे कि स्वयं को या फिर शोध गंगा इन सबको कौन मैनेज करता है, तो वो है इनफ्लिबनेट। इसका फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। ठीक है, तो यूजीसी स्वयं का राष्ट्रीय समन्वयक है पीजी कोर्सेज के लिए, और इनफ्लिबनेट जो है वो यूजीसी मुख्य तकनीक का भागीदार है। उसका देखभाल करता है, उसको मैनेज करता है, जो भी टेक्निकल तकनीकी सपोर्ट चाहिए। इसके बाद है ई पाठ्य। ये भी ई पीजी पाठशाला के अंदर आता है, विच इज अ सॉफ्टवेयर ड्रिवन कोर्स। आपको जो कोर्सेज है, आपको एक सॉफ्टवेयर, एक पैकेज के तौर पे दे दिया जाएगा that facilitates students pursuing PG level in distance learning as well as campus learning model. It also facilitates offline access. देखो, आपको पता होगा पेन ड्राइव कोर्स के बारे में, या टैब कोर्स। मतलब क्या होता है, आप किसी कंपनी से जो पेन ड्राइव कोर्स खरीदते हो, उस पेन ड्राइव में सारे के सारे कंटेंट, वीडियो, मटेरियल अवेलेबल होते हैं, तो आप उसको एक्सेस करके पढ़ सकते हो। उसके लिए आपको ऑनलाइन की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ प्री रिकॉर्डेड और अपलोडेड है। तो आप इसको ऑफलाइन तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। ई पाठ्य वैसा ही है जो कि पीजी कोर्सेज देती है, सॉफ्टवेयर ड्रिवन कोर्स। एक पैकेज है, उसके अंदर आपको कोर्सेज पूरी भर के देगी, आप उसको कहीं से भी बैठकर एक्सेस कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर संचालित पाठ्यक्रम है जो दूरस्थ शिक्षा के साथ साथ कैंपस लर्निंग मोड में उच्च शिक्षा है। यहाँ पे उच्च शिक्षा का मतलब है पीजी स्तर में छात्रों की सुविधा प्रदान करती है। इसके बाद है बहुत इंपॉर्टेंट स्वयं प्रभा। इसको लॉन्च किया गया था 2017 में। इसमें आपको 40 चैनल्स मिलते हैं, और चैनल्स में जो टॉप 10 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम आपको पूरा 10 के 10 बताएंगे। तो आप टीवी पर एक्सेस कर सकते हो 24 घंटा 7 हफ्ता। ठीक है, जो डिपार्टमेंट इस चीज को मेंटेन करता है वो है G-SET 15, जो कि इस कंटेंट को ब्रॉडकास्ट करता है और अलग अलग जगह पूरे ऑल ओवर इंडिया डीटीएच के थ्रू लर्नर है उन तक पहुंचाता है। स्वयं प्रभा। तो रोजाना क्या होगा, आपको नया कंटेंट मिलेगा। हर दिन कम से कम 4 घंटे के लिए नई सामग्री होगी, जिसे दिन भर में 5 बार दोहराया जाएगा। क्यों दोहराया जाएगा? ताकि जो लर्नर है वो अपने हिसाब से उस कंटेंट को, उस सामग्री का एक्सेस कर सके। इस चैनल को अपलिंक किया है बिसैग इन गांधीनगर से। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी गए हैं। और जो कंटेंट है, इस पर जो सामग्री है उसको प्रोवाइड कौन करता है? जैसे आईआईटीज, यूजीसी, सेट, इग्नू। और इसका जो वेब पोर्टल है उसको मेंटेन करता है इनफ्लिप नेट। ठीक है, इतना दूर सबको। इनफ्लिप नेट 1991 में यूजीसी ने शुरू किया था इसको, और ये एक इंडिपेंडेंट इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है। मतलब जो भी यूनिवर्सिटीज है उन सबको वो कनेक्ट करता है, इनफ्लिप नेट, आपस में। इसका काम क्या है, जो भी यूनिवर्सिटीज है उनको क्या करना है, मॉडर्नाइज करना है उनकी लाइब्रेरीज को।
उनको डिजिटली साउंड बनाना है, अपडेटेड बनाना है, सारे के सारे यूनिवर्सिटीज को, विश्वविद्यालयों को आपस में कनेक्ट करके रखता है। अब हम चलते हैं इनके वेबसाइट पे, जहाँ पर हम चैनल्स देखेंगे। एक सेकंड, स्क्रीन दिख रहा है क्या सभी को? जी मैम। चलो ठीक है। देखो, ये जो हम आपको भी चैनल्स बताएंगे ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखने हैं। आपको रट जाना है, जैसे भी आप याद कर सकते हो, आपको इन चीजों को कर जाना है। सबसे पहला जो चैनल है, चैनल नंबर 01, ठीक है, इसका नाम रखा गया वागीस, ठीक है। इसको कोऑर्डिनेट करता है सेक न्यू दिल्ली, और इसका जो थीम है वो क्या है? लैंग्वेज एंड लिटरेचर, भाषा और साहित्य। चैनल फर्स्ट वागीस। चैनल नंबर 2, इसका नाम है संस्कृति, इसका थीम है हिस्ट्री, कल्चर और फिलोसफी। चैनल नंबर 3 है प्रबोध, इसमें आएगा सोशल एंड बिहेवियरल साइंसेस, मतलब जो सामाजिक, सोशल साइंसेस से रिलेटेड या फिर बिहेवियरल साइंसेस से रिलेटेड। चैनल नंबर 4 है सारस्वत, इसमें है आपका एडुकेशन, शिक्षा और होम साइंस। प्रबंधन, चैनल नंबर 5, इसका थीम है क्या? इंफॉर्मेशन, संचार और मैनेजमेंट स्टडीज। चैनल नंबर 6 विदिक, इसमें आएगा आपका लॉ, कानून और उससे रिलेटेड लीगल स्टडीज। चैनल नंबर 7 कौटिल्य, इसमें है आपका अर्थशास्त्र और कॉमर्स। चैनल नंबर 8 आर्यभट्ट, इसमें है आपका फिजिकल एंड अर्थ साइंस है, ज्योग्राफी से रिलेटेड। चैनल नंबर 9 है स्पंदन, इसमें है आपका लाइफ साइंसेस। फिर है चैनल नंबर 10, इसका नाम है दक्ष, इसमें आएगी आपकी अप्लाइड साइंसेस। ये जो पहले 1 से लेके 10 तक है, इसको आपको रटना है, नाम के साथ चैनल का नंबर और इसकी क्या थीम है। और अब ये आप नोटिस करो, चैनल नंबर 1 से लेके 10 तक का कोऑर्डिनेटर कौन है? सेक न्यू दिल्ली, इसको भी याद रखना है, ठीक है। अब आपको याद रखना है चैनल नंबर 39 39, जिसको हैंडल करता है कौन? यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और इनका थीम क्या है? परफॉर्मिंग आर्ट्स, डांसेस से, क्लासिकल म्यूजिक से संबंधित है। इसमें थिएटर आर्ट्स, फिल्म मेकिंग, पेंटिंग सब कुछ आ जाती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। हम्म अब इसी वेबसाइट पे थोड़ा और देखो, देखो साथी, ये भी डीटीएच चैनल है, ये भी आपको टीवी पर दिखाई जाएगी। इसमें क्या है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बच्चों को प्रिपेयर कराया जाता है। जैसे कि चैनल नंबर 1 साथी इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग से रिलेटेड। चैनल नंबर 2 मेडिकल। चैनल नंबर 3 कानून, लॉ। चैनल नंबर 4 कृषि, एग्रीकल्चर। 5 एसएससी। चैनल नंबर 6 बैंक। 7 आरआरबी। और जो लास्ट चैनल है चैनल 40, इसको मणिपुर यूनिवर्सिटी देखती है। और इसमें साथी जो इनका साथी जो इनका प्रोग्राम है, इससे ही रिलेटेड है पूरा ये, ठीक है। तो आप भी इसके वेबसाइट पर जाके आप थोड़ा देख सकते हैं, यहाँ पे पीएमई विद्या मैंने आपको पढ़ाया वो भी है। तो ये है स्वयं प्रभा। जैसे कि इसके होम में जाओ, अबाउट में जाओ, देखो यहाँ सारा आपको मिल जाएगा। 40 चैनल है इनके पास, जो टेलीकास्ट करती है वीडियोस 24/7, जी सेट 15 सैटेलाइट के ऊपर। इनका कंटेंट कौन प्रोवाइड करता है? आईटी सेक इग्नू, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। चलो ठीक है, इतना दूर। अब है पीएम ई विद्या, इसको लॉन्च किया गया था 2020 में। इसका अपना खुद का एक मोबाइल पोर्टल है जिसका नाम है दीक्षा, जहां पर आपको ई कंटेंट, ई बुक सब कुछ मिल जाएगी। देखो दीक्षा का फुल फॉर्म है ये, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग,
ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको लॉन्च किया गया था 2017 में। दीक्षा पहले आ गई, फिर पीएम ई विद्या 2020 में आई। पीएम ई विद्या क्या करता है? छात्रों और शिक्षकों के बीच विभिन्न प्रकार के डिजिटल ऑनलाइन शिक्षण अधिगम सामग्री, जो कंटेंट है, जो मटेरियल है, वो प्रोवाइड करता है। जब इसको शुरू किया गया था तो उस टाइम क्या था, एन इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव ऑफ पीएम ई विद्या इज क्रिएटिंग 12, अब जाके 200 हो गए हैं, पीएम ई विद्या टीवी चैनल। 200 टीवी चैनल है इसके खुद के, ठीक है। और इनका जो टैग लाइन है वो क्या है? वन क्लास वन चैनल। मतलब हर एक क्लास का अपना एक चैनल है, क्लास 1 का अपना चैनल है, क्लास 2 का अपना चैनल है, इस तरीके से। और ये ब्रॉडकास्ट करता है क्लास 1 से लेकर 12 तक। इंपॉर्टेंट है ये, इनका ये टैग लाइन है, वन क्लास वन चैनल। हाँ, इसमें इतना ही। अब देखो इसके आगे, ये चैनल जो है पीएम ई विद्या, ये ब्रॉडकास्ट करता है, क्या प्रसारित करता है? करिकुलम बेस्ड। करिकुलम हमने आपको बताया कि जो गवर्नमेंट, जो कंसर्न बॉडीज है, वो हर क्लास का, हर कोर्स का करिकुलम, पाठ्यचर्य या पाठ्यक्रम डिसाइड करती है। तो इसका जो करिकुलम है, जो चैनल पे जो वीडियोस जाती है, जो कंटेंट जाती है, उसको डेवलप कौन करती है? एनसीईआरटी तो करेगी ही करेगी। उसके साथ साथ सीबीएसई, केवीएस, एनआईओएस, रोटेरी, ये सारे के सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जो वीडियो कंटेंट है उसकी जो भाषा है वो किस में होगी? हिंदी में, इंग्लिश में और क्षेत्रीय भाषा। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में चैनल है तो मराठी, है ना, तेलंगाना में है तो तेलुगु, इस तरीके से। हर वीडियो के ऊपर आपको क्यूआर कोड मिलेगा, जिसको आप स्कैन कर सकते हैं अपने दीक्षा मोबाइल ऐप के थ्रू। और जैसे ही आप स्कैन करोगे तो आपको सीधा पोर्टल पे वो कंटेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। पीएम ई विद्या के अंदर क्या है? रेडियो का भी इस्तेमाल किया जाता है, कम्युनिटी रेडियो का इस्तेमाल किया जाता है, पॉडकास्ट का, ताकि बच्चों तक पहुंचा जा सके, दूर से दूर तक। जो भी सब्सक्राइबर है इसके, फ्री डिश के या डीटीएच के, वो इन एजुकेशनल चैनल्स को देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी वीडियोस टेलीकास्ट होती हैं वो इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, आर्काइव मोड में, है ना, हमेशा इस पर आपको अवेलेबल मिल जाएगी, swayamprabha.gov.in। देखो जो जो डीटीएच चैनल्स का बात कर रहे हैं ना, डायरेक्ट टू होम सर्विस, वो किस किस तरीके की वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस आपको दोगी? एक तो देगा वो हायर एजुकेशन, जो उच्च शिक्षा से रिलेटेड है उसको देगा। जैसे कि वो कवर कर सकता है आपका पीजी के कोर्सेज, मास्टर्स के, अंडर ग्रेजुएट, बैचलर के कोर्सेज, सारे डिसिप्लिन में, है ना। साइंस भी हो सकता है, वाणिज्य, परफॉर्मिंग आर्ट्स, सोशल साइंस, मानविकी, इंजीनियरिंग, तकनीक, कानून, ये सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। फिर है आपका आईआईटी पाल। इसमें क्या करता है, जो बच्चे हैं 11th और 12th के, उनको एनकरेज करता है कि तुम आईआईटी जाओ, तो उसके लिए वो उनको तैयारी कराता है मेंस जेई के लिए। ये जो इनिशिएटिव है, इसको लीड किया था आईआईटी दिल्ली ने। इनका 4 चैनल है, क्योंकि अब आप इंजीनियरिंग के लिए तरफ पुश करोगे तो क्या होगा, इंजीनियरिंग या मेडिकल, तो अपना फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, आईआईटी पाल। इसका फुल फॉर्म बताओ कोई, आईआईटी पाल का। इलेक्ट्रॉनिक। नहीं, देखो इसका फुल फॉर्म होता है पैन आईआईटी alumni लीडरशिप सीरीज। इसके वेबसाइट पर भी जा सकते हो, आपको वहाँ पे पूरा डिटेल मिल जाएगा।
नहीं, ये वाला दूसरा है, ये IIT पाल्स है। पाल का नहीं बताया। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होगा IIT का तो IIT है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। पाल का होगा प्रोफेसर असिस्टेड लर्निंग। ठीक है, ये है इसका। और आपको DTH पे मिल जाएगा स्कूल एजुकेशन भी, 9 से लेकर 12 तक, स्वयं वाला, जो हमने स्वयं पे भी देखा था वैसा। ओके, देखो, हाँ, जो स्वयं प्रभा हम पीछे पढ़ रहे थे, स्लाइड आगे पीछे हो गई है, इसको उमंग ऐप पर भी इंटीग्रेट किया गया है। उमंग का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड ऐप, सॉरी, फुल फॉर्म नहीं है। उमंग उमंग क्या है, एक यूनिफाइड ऐप है जो कि आप एक्सेस कर सकते हो पूरे इंडिया लेवल पर फॉर ई गवर्नमेंट सर्विसेज। किसी भी तरह की सर्विसेज आपको चाहिए तो आपको इस पर मिल जाएगा। उमंग का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन ऐप फॉर न्यू एज गवर्नेंस, मतलब जो भी चीजें इंडियन गवर्नमेंट नए तरीके से कर रही है गवर्नेंस के सिस्टम को, उन सबको आप एक्सेस कर सकते हो उस ऐप के ऊपर। तो ये एक मोबाइल ऐप है जो कि प्रोवाइड करता है एक्सेस टू सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज। इसको लॉन्च किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा, और इसमें जो 162 गवर्नमेंट सर्विसेज है ना, अलग अलग, उन सबको इकट्ठा कर लेना, ये इसका एम था। तो यही है इसमें उमंग ऐप। इसमें इंपॉर्टेंट याद ये रखना है कि स्वयं प्रभा को उमंग ऐप के साथ क्या किया गया, एकीकृत कर दिया गया, इंटीग्रेट कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है इसमें। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, 2018 में आई थी NDL, इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, NDL नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। तो इसको IIT खड़गपुर ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था, इसको बनाया था, और इसने एक ओवरऑल फ्रेमवर्क डेवलप कर दिया जो कि प्रोवाइड करता है एक सिंगल विंडो टू लर्नर्स फॉर ई कंटेंट और रिसोर्सेज। देखो, बहुत सारे मल्टीपल मल्टीपल कंटेंट हो सकते हैं ना, सबको इकट्ठा करके एक ही जगह लाके रख दिया, कहाँ पर, NDL पे, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया परियोजना को IIT खड़गपुर को एक सुविधा के समग्र ढांचा को विकसित करने के लिए सौंपा गया, जो शिक्षार्थियों को ई सामग्री या संसाधनों के लिए एकल खिड़की, है ना, एक ही जगह सिंगल विंडो प्रदान करती है। तो NDL करता क्या है, integrates the existing digitized and digital content across educational and cultural institutions, bodies or publishers to provide a single window। इसका काम क्या है, जितने भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज है या अलग अलग सेंटर्स है, अलग अलग रिसर्च सेंटर्स है, इनके पास जो भी कंटेंट है, जो भी सामग्री है, जिसको उन्होंने क्या करा है, डिजिटाइज कर दिया है, उन सबको इकट्ठा करके एक जगह एक सिंगल विंडो में NDL ला के रख देता है, ताकि जो बच्चे हैं उनको ज्यादा इधर उधर रश ना हो, एक ही जगह लॉग इन करेंगे NDL पे, और वहां पर ही उनको सारा का सारा एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, NDL क्या करता है, ये एक्चुअल जो चीज है उसको स्टोर नहीं करता, ये आपको क्या देगा, लिंक दे देगा अलग अलग कंटेंट्स के, जो अलग अलग जगह अवेलेबल है, तो आप इजिली उस लिंक को एक्सेस करके वहां तक पहुंच सकते हो, आपकी जो भी डिमांड है। नेक्स्ट है ई यंत्र, इसको लाया गया था 2009 में। इस परियोजना किसके अंडर दिया गया था, IIT बॉम्बे के हवाले किया गया था, इन्होंने इसको डेवलप किया है। तो ई यंत्र क्या है, रोबोटिक्स आउटरीच प्रोग्राम,
ये एक ऐसे प्रोग्राम है जिसको लेकर जो पब्लिक है, जो मासेस है, जो यंग लर्नर्स है, उन तक पहुंचना है, उनको रोबोट्स के बारे में अवेयर कराना है। इसमें क्या क्या नए नए डेवलपमेंट है, क्या क्या इसमें अपॉर्चुनिटीज है, भविष्य में वो किस तरीके से डेवलप करेगा, उन सारी चीजों को बच्चों को बताना। इसको कौन फंड करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय। आईआईटी बॉम्बे जो है इसको होस्ट करता है, और इसका गोल क्या है, इसका लक्ष्य क्या है कि जो भी युवा इंजीनियर्स है, उनके अंदर जो टैलेंट है, उसको एक सही दिशा में हार्नेस करना, पुश करना, ताकि वो रोबोटिक्स की दुनिया में ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करे और ज्यादा से ज्यादा चीजों को बनाए। इसमें क्या क्या डोमेन है, इसके क्षेत्र क्या क्या है? ऑलमोस्ट सभी क्षेत्र है, जैसे कृषि के क्षेत्र में, निर्माण के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, आपका होम सिस्टम है, आपका जो घर है उसको टेक्निकली साउंड बनाना है, रोबोटिकली स्मार्ट बनाना है, या फिर सर्विस इंडस्ट्रीज, मतलब सारे के सारे इंडस्ट्रीज में इसका ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटीज है फैलने का, उसमें कुछ नया डेवलप करने का। अब इसमें देखो, इनके पास मूक है। ई यंत्र मूक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि ऑफर करता है कोर्सेस सारे इंडिविजुअल्स को, किसी भी बैकग्राउंड से हो। मतलब कि अगर कोई सोशल साइंस का बच्चा है, या कोई ह्यूमैनिटीज का बच्चा है, मानविकी का है, कोई उर्दू डिपार्टमेंट का बच्चा है, या इंग्लिश का, वो भी इस कोर्स को एक्सेस कर सकता है इनकी मूक पे जाके। ई यंत्रा मूक। इसमें क्या होता है? एंगेजमेंट ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एंड हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स, है ना। वर्कशॉप्स कराते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कराते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट है, यहाँ पे टीचर है, ये दोनों आपस में चीजों को करते हैं और सीखते हैं। प्रतियोगिता कार्यक्रम के माध्यम से रोबोट के साथ हैंड्स ऑन प्रयोगों में शिक्षकों और छात्रों की भागीदारी, समा बॉक्स समाधानों के बिना समस्या। क्या ट्रांसलेट हो गया भाई? क्या ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम है? ये यंत्र क्या करता है? वो कॉलेजेस को हेल्प करता है कि वो रोबोटिक्स के लैब या क्लब सेटअप करे, ताकि जो बच्चे हैं वो उसमें इन्वॉल्व हो, उसमें करिकुलम में इन्वॉल्व हो, वो नई नई चीजों को सीखे और कुछ डेवलप करें। तो इनका कंपटीशन चलते रहता है। तो कंपटीशन में क्या होता है? बच्चे अपने अपने नए नए आइडियाज को लेकर आते हैं, कॉम्पीट करते हैं और चीजों को इवॉल्व करते हैं, चीजों को और सॉल्यूशन देते हैं, आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन। कोई भी एग्जिस्टिंग समस्या है उसका सॉल्यूशन वो जनरेट करते हैं। नेक्स्ट है वर्चुअल लैब। इसमें क्या होता है? दिस इनिशिएटिव प्रोवाइड्स रिमोट एक्सेस। दूर से आप एक्सेस कर सकते हैं लैब्स को। लैब कहीं और है, आप कहीं और बैठे हैं, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं और आप एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। These virtual labs would cater to the students at the कौन से लेवल पर ये अवेलेबल है? यूजी, पीजी लेवल पे, और साथ में रिसर्च स्कॉलर्स। तो 3 लेवल पे आपको ये मिलेंगे, यूजी, स्नातक, पीजी, पोस्ट स्नातक मतलब स्नातक के बाद, और रिसर्च, जो शोध विद्वान है, रिसर्च स्कॉलर्स है, उन सब के लिए है ये वर्चुअल लैब। और ये किस फील्ड में आपको मिलेगा? विज्ञान और इंजीनियरिंग के अलग अलग डोमेन में। तो इसमें टोटल 12 संस्थाएं पार्टिसिपेट करती हैं इस चीज में, वर्चुअल लैब में, जैसे कि आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, गुवाहाटी, खड़गपुर, कानपुर, रुड़की, एनआईटी के सुरतकल, सीओई पूना, अमृत विश्व विद्यापीठम, और दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा। और इसको कोऑर्डिनेट कौन करते है, इसको समन्वय कौन करती है, कौन सी संस्था? आईआईटी दिल्ली इसका समन्वय संस्थान है, जो पूरा चीज हैंडल करती है, देखती है इसकी। अब नेक्स्ट है फॉसे, बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री और लिबर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन एजुकेशन, जो शिक्षा के वर्ल्ड में आपको सॉफ्टवेयर देती है, जो फ्रीली है, ओपन है, कोई भी अपने हिसाब से एक्सेस करके चीजें बना सकता है। इससे क्या होगा? जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है हमारे देश की, उसको इम्प्रूव करने के लिए है। इट एम्स टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, है ना। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर मतलब वो सॉफ्टवेयर जिसके लिए आपको पैसे से खरीदने पड़ते हैं, जिसमें जो भी सर्विसेज आप ले रहे हो उसके लिए आपको फीस देनी पड़ती है। लेकिन ये क्या है? ओपन है, फ्री है, कोई भी
जिसके पास सॉफ्टवेयर की नॉलेज है, कोडिंग का नॉलेज है, वो इस चीज का इस्तेमाल कर सकता है और चीजें डेवलप कर सकती है। और इस चीज को इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, कार्यान्वित कौन कर रहा है? आईआईटी बॉम्बे। इसे आईआईटी बॉम्बे द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। किसे? पॉसे को। तो ये इंपॉर्टेंट है, आईआईटी बॉम्बे इसका फुल फॉर्म, और ये क्या है? ओपन सॉफ्टवेयर है, फ्री फॉर ऑल। नेक्स्ट है आपका स्पोकन ट्यूटोरियल, जो कि 2010 में आया था। तो ये परियोजना क्या करता है? सभी को विभिन्न फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सीखने में मदद करती है। मतलब क्या करता है कि कोई भी इंसान जो है वो कुछ भी कोर्सेज सीख सकता है इसमें। से मल्टीलिंगुअल, अलग अलग भाषाओं में कोर्सेज अवेलेबल है, जो कि कोई भी एक्सेस कर सकता है। इसके पास कंप्यूटर है, सीखने की इच्छा शक्ति, और अपनी भाषा में सीख सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को भी किसने इम्प्लीमेंट किया, कार्यान्वित कौन कर रहा है इसे? आईआईटी बॉम्बे। तो देखो इसमें क्या है, इवन दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश, वो बच्चे जिनको इंग्लिश में वो फ्लुएंट नहीं है, बहुत एकदम खराटेदार फटाटेदार इंग्लिश नहीं बोल सकते, वो भी स्पोकन ट्यूटोरियल पर सीख सकते हैं। क्योंकि जो भी कंटेंट है, जो भी चीजें है, उसको 22 भाषाओं में क्या किया है? डब किया गया है। ठीक है, जैसे कि हिंदी, असमीज, बंगाली, बोडो, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ठीक है, ये जो 22 भाषाएं हैं, ये हमारे संविधान के शेड्यूल 8 में मेंशन है। अब देखो ये वाला जो चीज है ना, शेड्यूल 8, 22 लैंग्वेजेस, ये जो आपका 10th यूनिट है उससे रिलेटेड है। तो एनटीए क्या करेगा, जो आपका फर्स्ट यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, और जो आपका 10th यूनिट है, इन दोनों को मर्ज करके आपसे एमसीक्यू पूछ सकता है, क्योंकि दोनों टीचिंग, हायर एजुकेशन और टीचिंग से रिलेटेड है। तो स्पोकन ट्यूटोरियल पर आप क्या सीख सकते हो? बहुत कुछ सीख सकते हो, जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, इस तरीके से। फिर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर, जैसे लिनक्स, बैश, ऑक। तो आप ग्राफिक चीजें सीख सकते हो, ब्लेंडर, मतलब बहुत सारे ऑप्शन है सीखने के बाद। अब नेक्स्ट देखेंगे नैड, जब इम्पोर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म भी इम्पोर्टेंट है। नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी 2016 में आई है। ये क्या है? एक ऑनलाइन स्टोर हाउस है। यहाँ पर क्या है? सब वो चीज का जमावड़ा है, किनका? एकेडमिक अवार्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो भी कोर्सेज कर रहे हैं, डिग्रीज ले रहे हैं, वो सबका सब आपको एनएडी पर अवेलेबल मिल जाएगा। सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, मार्कशीट, जो भी चीजें जो आपके इंस्टीट्यूट, आपके स्कूल, कॉलेजेस जो प्रोवाइड करते हैं, वो इस चीज यहाँ पर क्या करेंगे? अपलोड कर देंगे। ये यहाँ पे पड़ा भी रहेगा और आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये है नैड, बहुत इंपॉर्टेंट। तो नैड को आप 24 घंटा 7 दिन एक्सेस कर सकते हो। और इससे क्या मदद मिलती है कि जो भी सर्टिफिकेट्स है वो क्या है? ऑथेंटिक है, मतलब इंस्टीट्यूट ने उसको अपलोड किया, मतलब वैलिड है, कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है। यूजीसी इज द ऑथराइज्ड इम्प्लीमेंटिंग बॉडी ऑफ नैड, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी है ना। उसकी जो चीजें जिसको कार्यान्वित करना है, वो कौन करता है? यूजीसी करता है। इसकी सारी चीजें को रेगुलेट, इस चीज को सब कुछ देखता कौन है? यूजीसी। तो इससे क्या फायदा है कि जो स्टूडेंट्स है वो एक्सेस कर सकते हैं अपने एकेडमिक अवार्ड्स को ऑनलाइन, कहीं से भी, किसी भी समय। अब इसमें जो नैड है, जो नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी है, इसमें सारे इंस्टीट्यूट जो इंडिया के वो सब आते हैं। जितने भी आपके सेंट्रल शैक्षणिक संस्थान है वो सारे के सारे आएंगे। फिर जितने भी आपके स्टेट यूनिवर्सिटीज है, राज्य विश्वविद्यालय, वो सारे आएंगे। डीम्ड यूनिवर्सिटीज इसमें आएंगे, या फिर वो इंस्टीट्यूशन जिसको राज्य सरकार ने एम्पावर किया है अपने एक्ट के थ्रू, वो डिग्री ग्रांट कर सकते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जिसको यूजीसी ने अप्रूव किया है, वो सारे के सारे नैड पर आपके सर्टिफिकेट्स, डिग्रीज वगैरह अपलोड करके आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। और कौन हो सकता है? जो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो जिसको किसने अप्रूव करा हुआ है? मिनिस्ट्री ने, स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री ने, सीबीएसई, या फिर कोई भी स्कूल बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड्स, कोई भी। तो ये है इसमें।
जो नैड है इसके स्टेक होल्डर कौन कौन है, हितधारक, ये किन से रिलेटेड है? एक तो जो आपका इंस्टीट्यूट है वो खुद, फिर इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चे, है ना, और जो भी वेरीफाई करने वाली अथॉरिटी है, बॉडी है, वो 3 लेवल पे। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, जो आपका शैक्षणिक संस्थान है वो, दूसरा छात्र खुद, और तीसरा जो भी इंस्टीट्यूट आपसे सत्यापन मांग रहा है ना, आप कहीं भी एडमिशन ले रहे हो या कहीं जा रहे हो तो वो आपसे डिग्रीज मांगती है। जो वेरीफाई करने वाले इंस्टीट्यूट है वो, या वेरीफाई करने वाले इंडिविजुअल, या कुछ वैसे कि फॉर एग्जांपल बैंक, या फिर आप कहीं काम करने जा रहे हो वो कंपनी मांग सकती है, या फिर कोई भी सरकारी बॉडीज। तो ये 3 जो है स्टेक होल्डर्स होते हैं इनके, नैड के। नेक्स्ट है अर्पित, इंपॉर्टेंट है ये, इसको 2018 में लॉन्च किया गया था, इंपॉर्टेंट है इसका फुल फॉर्म ये है, एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग मोड, ये है इसका फुल फॉर्म। तो ये क्या है, एक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर आता है, जहाँ पर जो फैकल्टीज है उनको ट्रेन किया जाता है, क्या क्या नई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रही है लर्निंग के फील्ड में, उन सब चीजों से एक्सपोज किया जाता है किनको, फैकल्टीज को, टीचर्स को, उनका ट्रेनिंग होता है, और ये एनुअली होता है, एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग, ठीक है। तो जब इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा था उस टाइम जो है 75 डिसिप्लिन स्पेसिफिक नेशनल रिसोर्स सेंटर, अलग अलग केंद्र खोजे गए थे पूरे इंडिया में, है ना। तो कितने थे, 75 सेंटर्स थे। म्यूट कर लो। तो 75 सेंटर्स तो अक्रॉस इंडिया जहां पर इस चीज को इम्प्लीमेंट किया गया था। तो ये क्या है, ऑल इन सर्विस टीचर्स, सिर्फ टीचरों के लिए बनाई गई है। अब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस सब्जेक्ट से, किस सीनियोरिटी से है, क्या जूनियर है सीनियर है, सभी को ये कोर्स करना होता है, ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स। अब जो भी ट्रेनिंग मटेरियल्स है टीचर्स के लिए, उन सबको बनाया गया और अपलोड कर दिया गया है थ्रू स्वयं, ठीक है। जो मूक है अपना, उस पे, उसके थ्रू इनको अपलोड किया गया, वो वहां से एक्सेस करके खुद को ट्रेन कर सकते हैं। चलो, तो ये था आज का पूरा कॉन्सेप्ट क्लास। अब हम करेंगे एमसीक्यू। किसी का कुछ डाउट है तो टेक्स्ट कर दो एक बार, वरना फिर हम एमसीक्यू करते हैं स्पीड में, लेट हो गया ऑलरेडी। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलो बढ़िया है। हम एक और क्लास लेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का हार्डली, उसके बाद हम एंड कर देंगे, उसके बाद हम सीधा 10th यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारा एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। चलो सभी लोग क्वेश्चंस देखो और आंसर करना शुरू करो स्पीड में, क्योंकि हम बहुत लेट हो चुके हैं ऑलरेडी। देखो सवाल क्या है, इन द 4 quadrant format of MOOCs, which of the following facilitates interactions amongst learner and course coordinator? MOOC के 4 चतुर्थांश प्रारूप में निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों और पाठ्यक्रम समन्वयकों के बीच बातचीत की सुविधा प्रदान करता है? कौन करता है? किसी ने आंसर दिया है 4, गुलाम मुस्तफा ने इसके आंसर 4 दिया है। हाँ, इसकी वीडियो मिल जाएगी सोनम, लास्ट टाइम रिकॉर्ड नहीं हुआ था इसलिए मैंने फिर से आप लोगों को पढ़ा दिया और थोड़ा अपडेट करके। तो करेक्ट आंसर क्या है? 4th। किसी को 4th और लग रहा है किसी को? रिकॉर्ड हो रहा है, चलो। और किसी को 4th लग रहा है क्या ये आंसर? थर्ड, सोनम ने थर्ड बोला है। क्या है इसमें? इंटरेक्शंस ना, आपस में बातचीत।
उनका जो डाउट है उसको सॉल्व करना है, तो इसका आंसर डिस्कशन फोरम होगा। मैंने अभी तो आपको क्वाड्रेंट में बताए थे स्वयं के, लास्ट क्लास अगर अटेंड किए होंगे तो उसमें भी हमने आपको डिटेल में बताया था। इसे करेक्ट आंसर क्या है? फोर्थ है, चर्चा मंच। चलो नेक्स्ट पढ़ो, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, पढ़ो और आंसर करो। मूक में मैसिव शब्द का अर्थ है कि बड़ी संख्या में शिक्षार्थी हो सकते हैं जो पाठ्यक्रम के लिए नामांकन कर सकते हैं। दूसरा कथन है मूक में दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित छात्रों के लिए शिक्षा सुलभ बनाने के लिए आईसीटी का उपयोग शामिल है, या जो पारंपरिक कक्षाओं तक पहुंचने में असमर्थ है। क्या दोनों कथन सही है गलत है, या कौन सा सही है कौन सा गलत है? जल्दी आंसर बताओ। फर्स्ट, गुलाम मुस्तफा का कहना है कि दोनों के दोनों कथन सही है। चलो सोनम बताओ, और भी लोग हैं जो भी जुड़े हुए, सब आंसर दो। अच्छा, दो ही लोग हैं बस। है ना? ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, दोनों के दोनों कथन क्या है? सही है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? वन। चलो नेक्स्ट करो। ये सारे पीवाईक्यू है, आपने ये कर दिया, इसका मतलब जब एग्जाम आप देने जाओगे और इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे तो आप आराम से करके 2 नंबर अपने कंफर्म कर लोगे पर क्वेश्चन। ठीक है, चलो इसको बताओ। अभी हमने आपको बताए थे ना स्वयं के कोऑर्डिनेटर्स, ये सारे कोऑर्डिनेटर्स है उनके। अब वो किस क्षेत्र से रिलेटेड है? निटर किससे रिलेटेड था? सेक, एनपीटेल, एनआईओएस। एनपीटेल हमने आपको बताया था यूजी पीजी दोनों में है, याद है? चलो बताओ आंसर्स, ऑप्शन देखो, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। एनआईटीटीआर, सीईसी, एनपीटीईएल। गुलाम मुस्तफा ने थर्ड बोला है, अच्छा चेक करते हैं। और कोई जल्दी बताओ। निटर, हाँ निटर क्या है? टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। एक आचार यहाँ है और यहाँ है। चलो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। है ना, एनपीटेल में मैंने आपको क्या बोला था? यूजी पीजी दोनों है, तो सी का सेकंड हो गया, यहाँ भी सी का सेकंड है, यहाँ भी सी का सेकंड है। अब बच गया बी और डी ऑप्शन। आउट ऑफ स्कूल, ओपन स्कूल होता है ना एनआईओएस, डी का वन, तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? थर्ड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर उच्च गुणवत्ता वाले संसाधनों का राष्ट्रीय भंडार है? पहला है दीक्षा, दूसरा है एनआईओएस, तीसरा है एनरोर, चौथा है एनपीएसटी। और ये पीवाईक्यू है। देखो इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आएंगे। गुलाम मुस्तफा ने फर्स्ट बोला है, ठीक है, और कोई? सोनम है क्या? सोनम आंसर दो इसका। थर्ड, ओके। नहीं देखो, इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट है। ठीक है, दीक्षा हमने आपको पढ़ा रहे थे ना उस टाइम में, इसमें जो है फाउंडेशनल लिटरेसी याद रखना, मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता, ये दोनों के दोनों किसके अंडर है? दीक्षा। अब क्या करना है, आज जाके क्लास के बाद ये सारे जो चीजें है ना, दीक्षा, एनआईओएस, एनरोल, सबको एक एक बार क्रोम पे जाके सर्च करना, तो आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया मिलेगा, समझ आएगी। मैम इसकी पीडीएफ सेंड कर देना। हाँ क्लास के बाद कर दूंगी, लास्ट वाला भी नहीं किया है ना, आज सब कर देंगे। देखो दीक्षा आई थी 2017 में, एनआईओएस 1989 में, एनरोड 2013 और एनपीएसटी 2022। अब एन रोड के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। एन रोड क्या था? एन रोड को लॉन्च किया गया 2013 में। इसको डेवलप किसने किया है? सीआईटी एनसीईआरटी ने। किसकी मदद से? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी, एमएचआरडी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन। ये सारे के सारे कौन है इसके डेवलपर? इन सारे ने मिलकर इसको विकसित किया है।
तो एनरोर में इसके वेबसाइट पर आप जाना, ठीक है, क्रोम पे, इसमें आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। ई लाइब्रेरी मतलब वहां पर सारी की सारी किताबों का कलेक्शन है, क्या क्या थीम्स है वो सब मिल जाएंगे, ई बुक्स, ई कोर्सेज और इवेंट्स। तो एनरोर पे आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसको पढ़ो, यहाँ पर वो होना चाहिए। बेस्ड ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मटेरियल। मीनिंग ऑफ मटेरियल हमने आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ाई थी ना लास्ट क्लास में, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के आधार पर सामग्री के अर्थ को समझने की क्षमता को किस रूप में जाना जाता है? समझने की क्षमता को। चलो इसका आंसर दो, समझने की क्षमता, यह है कीवर्ड इसका। आंसर दो जल्दी जल्दी। लास्ट क्लास जिसने भी रिवाइज किया है, जो अच्छे से सुन रहे थे उनके लिए इजी है ये। देखो बहुत इजी है, यहाँ से आप रिलेट करो ना, समझ मतलब समझ। सेकंड इसका करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट। फॉर क्लासरूम टीचिंग टेस्टिंग, द लेंथ ऑफ द टेस्ट विल वैरी डिपेंडिंग अपॉन। जब कक्षा में परीक्षण होता है तो परीक्षण कितना लंबा चलेगा उसका आधार क्या होता है? मल्टीपल करेक्ट आंसर है। परीक्षण का उद्देश्य, उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के प्रकार, ज्ञान, नॉलेज ऑफ ऑफ होगा, विषय शिक्षक का ज्ञान, है ना। सेकंड ये कह रहे हो, ए करेक्ट है, सी करेक्ट है, डी करेक्ट है, ई करेक्ट है। थर्ड है इसका करेक्ट ऑप्शन। देखो जो क्लास में टेस्ट हो रहा है उसमें टीचर की नॉलेज का कुछ थोड़ी हो रहा है, बच्चों का टेस्ट हो रहा है ना। टीचर का टेस्ट नहीं हो रहा, टीचर टेस्ट ले रहा है। जो सी ऑप्शन है सबको हटा दो सभी जगह से, थर्ड करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो ये भी करो, ये भी PYQ है, ये सब बाउंसर क्वेश्चन है। IIT बॉम्बे एक्स, ये नाम है मूक का, इसको डेवलप किया IIT बॉम्बे ने ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म यूज करके। तो वो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म कौन सी थी? ओपन सोर्स मतलब फ्री फॉर ऑल, इसके लिए आपको कोई पैसे नहीं देनी पड़ती, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो अपने सॉफ्टवेयर, अपनी चीजें, अपने प्लेटफॉर्म को बिल्ड करने के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फोर्थ होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर, ओपन एडेक्स। इसका इस्तेमाल किया था IIT बॉम्बे में, IIT बॉम्बे एक्स को डेवलप करने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म कोर्स बिल्डर, है ना, ये भी एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको एनपीटेल जो UG PG वाले थे स्वयं में, उसके कोर्सेज दिखते हैं। उसको किसने क्रिएट किया था, किस कंपनी ने इसको बनाया था? ये सारे PYQ है। तो इसको बनाया था गूगल ने, याद रखना। कोर्स बिल्डर जिस पर आपको एनपीटेल के कोर्सेज दिखते हैं और एनपीटेल एसोसिएटेड है स्वयं से, है ना, ठीक है। एन रोड का फुल फॉर्म बताओ, अभी हमने आपको एन रोड पीछे बता रखा है। एन रोड का फुल फॉर्म बताओ क्या होगा?
फोर्थ, ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट है, ओपन है ये, ठीक है, ये याद रखिए। नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, ऑनलाइन नहीं, ओपन। ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज अचीव्ड बाय रॉट लर्निंग। रट्टा मार से आप कौन से लेवल को अचीव कर लोगे, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, हमने आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ा रखा है पिछले क्लास में। फर्स्ट, हाँ, फर्स्ट ही करेक्ट है इसका आंसर, है ना। चलो ये करो, सारे पीवाईक्यू है। हाईएस्ट फॉर लर्नर, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में सबसे हाईएस्ट कौन सा है, रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ठीक है। चलो बताओ, संशोधित ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी शिक्षार्थी के लिए उच्चतम मानी जाती है, उच्चतम, सबसे हाईएस्ट कौन सी है, समझना, लागू करना, विश्लेषण करना, सृजन करना। निशार ने बोला है अंडरस्टैंड, अच्छा, ए उच्चतम, हाईएस्ट, हाईएस्ट कौन सा है, अंडरस्टैंडिंग शायद थर्ड या सेकंड लेवल पे ही आती है इसमें ना। करेक्ट आंसर होना चाहिए फोर्थ। देखो ये है, सबसे पहले है ज्ञान, उसके बाद है कॉम्प्रिहेंशन या बोध, उसके बाद है एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, लास्ट में सृजन, क्रिएशन। ये है रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ज्ञान, बोध, उस ज्ञान का एप्लीकेशन, फिर इसका क्या करना है, एनालिसिस, विश्लेषण, फिर सिंथेसिस। हमने आपको बताया था, याद रखना, एनालिसिस के बाद सिंथेसिस रहता है, फिर मूल्यांकन और लास्ट में सृजन। चलो ये करो, सारे पीवाईक्यू है, फटाफट करो। शोध गंगा, स्वयं प्रभा, विद्वान, साक्षात। स्वयं प्रभा तो आपको पता है ना, इजिली पिक कर लो। स्वयं प्रभा किससे रिलेटेड था, एजुकेशनल चैनल, 40 एजुकेशनल चैनल। बी का फोर कहाँ है, देखो यहाँ, है ना। करेक्ट आंसर ए हो गया, इजी, एक ही ऑप्शन से आपने बना दिया इसको। चलो ये करो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन द, हमने आपको 3 डोमेन बताए थे ना, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। तीनों का जो सबसे हाईएस्ट, जो सबसे आखिर में था, कौन कौन सा था, कॉग्निटिव का सबसे आखिर में क्या था, इफेक्टिव का सबसे आखिर में क्या था, साइकोमोटर का सबसे आखिर में क्या था, बताओ इसके आंसर। देखो, एनालिसिस तो कट जाएगा, है ना, एनालिसिस बीच में आ गया यहाँ पे, दिख रहा है, तो आप एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, ए हटाए तो ये हट गया। चलो आपके पास 3 ऑप्शन है। अवेयरनेस हमने आपको पढ़ाया है क्या, किसी भी डोमेन में, किसी भी क्षेत्र में, इसको भी निकाल दो, है ना। इवैल्यूएशन किसका है, कॉग्निटिव का। कैरेक्टराइजेशन है, फिर नेचुरलाइजेशन है। करेक्ट आंसर क्या हो गया, BDE, सेकंड, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी।